आरजू जी, पाकिस्तान में तो दाम बढ़ गए हैं। 54% दाम पेट्रोल के बढ़ जाते हैं, 48% के आसपास दाम डीजल के बढ़ जा रहे हैं और 500 रुपए के पार पहुंच गया है पेट्रोल। बहुत चिंता का विषय है इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है और पब्लिक काफी डिस्टर्ब है जिस तरह से प्राइस बढ़ाई गई और आगे भी कहा जा रहा है कुछ दिन में हो सकता है और भी बढ़ा दी जाए। लेकिन ये तमाम की तमाम बात जो है वो ईरान और इजराइल अमेरिका वॉर के ऊपर गवर्नमेंट डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों को अच्छे से अंदाजा है कि आईएमएफ की वजह से भी हो रहा है। यहाँ पर आईएमएफ का डेलीगेशन जो आया था कुछ अरसे पहले और उन्होंने जो कंडीशंस रखी थी पाकिस्तान के सामने कि अगर आपको लोन लेना है या लोन की जो इंस्टॉलमेंट मिलती है अगर वो आपको चाहिए तो आपको ये तमाम जो कंडीशंस है वो पूरी करनी होगी, जिसमें पेट्रोल प्राइस भी था और आगे जाकर ये डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके बिल भी लोगों को ज्यादा आने वाले हैं और हर चीज चाहे एक छोटी से छोटी चीज भी लेंगे उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जाहिर है क्योंकि ठीक से मैनेज नहीं किया जा रहा, बार बार आईएमएफ जाते हैं, अपने इकोनॉमी के ऊपर काम नहीं किया जाता सीरियसली। अपनी पर्सनल इकोनॉमी के ऊपर तो पॉलिटिशियंस कर लेते हैं लेकिन कंट्री की इकोनॉमी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए पब्लिक के ऊपर ये इजाफी या कह लीजिए कि एक्स्ट्रा एक बर्डन जो है वो डाल दिया गया है। अब कई लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की पब्लिक असल में बाहर नहीं निकलती। हमारे यहाँ आपने बहुत कम देखा होगा कि कोई प्रोटेस्ट के लिए रोड पर आते हैं या कोई इस तरह की बात होती है, ऐसा बहुत कम होता है। तो इसलिए ये कुछ दिन शोर मचेगा और उसके बाद पब्लिक फिर उसी तरीके से बैठ जाएगी कि क्या किया जाए इन लोगों का। तो यहाँ पर तो इस वक्त हालत जो है लोगों की वो बहुत ज्यादा खराब है और आगे और भी ज्यादा इस वॉर का कहकर और भी कई तरह की जो चीजें वो गवर्नमेंट जो है पब्लिक पे डाल सकती है। यानी आरजू जी आप कह रही है कि वॉर को एक कवर अप की तरह यूज किया जा रहा है और मोटिव कुछ और है। आईएमएफ की का जो प्रेशर है, क्योंकि आईएमएफ जिस तरीके से लोन को लेकर लगातार रिव्यू भी कर रहा है और बार बार ये कह भी रहा है कि आप अपने खर्चों को कम करें, जिस तरीके की स्पेंडिंग्स की जा रही है उन चीजों को कम किया जाए। तो क्या एक कवर अप की तरह वॉर को यूज कर रही पाकिस्तानी सरकार और लोगों पर थोप रही है ये सारे दामों का बम? देखिए बिल्कुल वॉर से भी जरूर इफेक्ट पड़ा होगा, मैं ये नहीं कह रही कि वॉर से कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जो ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, जो ज्यादा चीजें हैं वो आईएमएफ की वजह से हैं। आईएमएफ ने जो कंडीशंस लगाई हैं कि अगर इनको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट चाहिए तो इनको फ्यूल प्राइस भी बढ़ानी होगी, इनको बिजली के बिलों में भी इजाफा करना होगा और साथ ही साथ हो सकता है कि जो पाक रुपीज है उसकी वैल्यू भी घटानी पड़े। तो ये सब कुछ जो किया जा रहा है उसमें वॉर का नाम लेकर एक कवर अप लेने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन असल में जो इशू है वो आईएमएफ का है। और आईएमएफ जो गवर्नमेंट भी आती है, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान में आती है सबसे पहले आके वो यही अनाउंस करते हैं कि हम आईएमएफ नहीं जाएंगे। इमरान खान ने भी कहा था कि हम जहर खा लेंगे लेकिन नहीं जाएंगे, नवाज शरीफ ने भी इसी तरह की बातें की थी, लेकिन ये लोग बार बार आईएमएफ जाते हैं और उसी का रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है रोहन अग्रवाल जी, जिस तरीके से अमेरिका चाहे अपने आप को दिखा रहा है कि हम बहुत मजबूत है, लेकिन अंदर खलबली तो मची हुई है। चीफ ऑफ स्टाफ को हटा दिया जाता है, कहा जाता है कि वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनका इस्तीफा ले लेते हैं रक्षा सचिव। इसके साथ साथ और भी आर्मी ऑफिशियल्स को हटा दिया जाता है, उनका रिटायरमेंट दिखा दिया जाता है। तो ये क्या फौज भी नहीं चाहती है, अमेरिकन फौज की टॉप ऑफिशियल्स भी नहीं चाहते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी है उसको मान नहीं रहे हैं, यही वजह कि उन पर भी गाज गिर रही है? कहीं ना कहीं डेफिनेटली अमेरिका में उनके इंटरनली कुछ जैसी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उस प्रकार से युद्ध नहीं जा रहा है, ये बात तय है। ये बात मैं नहीं मानता कि अमेरिका का कोई विशेष नुकसान हुआ है। अगर उनका एक आध कोई जहाज गिरा भी होगा तो भी गिवन दैट अमेरिका का खुद का इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनके लिए कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे जो ट्रंप है उन्हें लग रहा था कि डी-डॉलराइजेशन को रोकने के लिए अगर वो ईरान को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और चूंकि ईरान ही देखा जाए तो एक ऐसा देश है खाड़ी देशों के अंदर जो कि तेल का व्यापार डॉलर में नहीं करता था, तो डॉलर की पकड़ मजबूत बनाने के लिए ट्रंप चाह रहे थे कि ईरान को, जैसे वेनेजुएला को उन्होंने पूरा कब्जाया, वैसे ईरान में लीडरशिप बदल के और वहां पे तेल का कारोबार भी डॉलर में हो, लेकिन वैसा अब होते हुए दिख नहीं रहा है। हो सकता है युद्ध समाप्त भी हो जाए, जैसा वो घोषणा कर रहे हैं कि 23 तारीख तक हम ईरान छोड़ के आ जाएंगे, 2 हफ्ते में ईरान छोड़ के आ जाएंगे, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलाने की हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी देश अपना देखे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो उनका लक्ष्य था डी-डॉलराइजेशन रोकना ईरान की तरफ से, वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। और उसी के मद्देनजर से उनके इंटरनली भी जो है कहीं ना कहीं कुछ उनके विरोध उनके प्रति सड़कों पे तो नजर आ ही रहा है। प्रशासन के अंदर भी शायद उनके अंदर विरोध हो रहा है और उसी खलबली में ये सब जो इस्तीफे जो दिख रहे हैं हमें, वो हम देख रहे हैं। ठीक है विजय राणा जी, क्या ईरान की डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी खराब हो रहे हैं? मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर तो अटैक करके उनके साथ तो सब खराब हो ही रहा है, बाकी के जो देश है वो भी अब उनसे पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि
सिर्फ अगर वो युद्ध के ड्यूरिंग डिप्लोमेटिक तरीके से आपके साथ खड़े हो, लेकिन दूसरी तरफ उनको भी तो अपने देश की जरूरतें पूरी करनी है। अर्जेंटीना का भी नाम सामने आया है कि उसने भी ईरान से अब दूरियां बना ली है, तो क्या अब ईरान अलग थलग पड़ रहा है? देखिए, ईरान के पास पहले भी बहुत अधिक मित्र नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनके पास ऑयल पावर थी, इसलिए चाहे चीन हो, चाहे जापान हो या भारत हो, उनके ऊपर निर्भर रहता था। लेकिन ये तो सही है कि जो मिडिल ईस्ट के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो उनमें से ज्यादातर अमेरिका के साथ थे, और ईरान को एक तरह सैंक्शंस लगा करके अलग थलग तो पहले से ही रखा हुआ था। और अब जो स्थिति है वो तो यह है कि अमेरिका की जो एकमात्र रणनीति मुझे कम से कम दिखाई पड़ती है, वो यह है कि उनको उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना और लीडरशिप को हतोत्साहित करना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान जिस तरह से प्रतिरोध कर रहा है वो समर्पण करेगा अमेरिका के सामने। और अमेरिका की तरफ यदि आप देखें तो उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी वो लगता है कंप्लीट डिसहरे में है, क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है कि आप युद्ध के दौरान अपने चीफ ऑफ स्टाफ को और उसके साथ 2 वरिष्ठ जनरलों को आप हटा दें। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी ही सेना के वरिष्ठ अधिकारियों पर विश्वास नहीं है। तो ये जो एक ब्रीच ऑफ फेथ है अमेरिका की इंटरनल पॉलिसी में, इंटरनल वॉर स्ट्रेटेजी में, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। और मुझे ऐसा लगता है इसके बाद ट्रंप और भी डेस्परेट होंगे और भी तहस नहस करने की कोशिश करेंगे वो ईरान की अंदरूनी व्यवस्था को। और उसका एक उदाहरण हमने कल रात देखा, जबकि खराज और तेहरान के बीच जो बड़ा भारी पुल था, एक महत्वपूर्ण पुल था, उसको उन्होंने तोड़ा। तो ये ठीक है, उनकी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचाया, और अब वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी वजह से मुझे लगता है कि ईरान की जनता के भीतर एक तरह का कहना चाहिए दृढ़ निश्चय आएगा, एक तरह का एक और रिजॉल्व आएगा कि अमेरिका के सामने कम से कम सरेंडर तो नहीं करना है, और जितना भी प्रतिरोध हो सके। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने ईरान सरकार के हाथ ही मजबूत किए हैं, और जनमत जो है ईरान का, कितना ही वहां अंदरूनी असंतोष रहा हो विगत में, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ईरान की जिस तरह की सभ्यता और संस्कृति जो पुराना इतिहास है कि वो अमेरिका के सामने मानसिक रूप से सरेंडर करने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई इसी तरह से खिंचती रहेगी और इसका कोई अंत फिलहाल तो आज